चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। हाँ ध्यान देना, अकाउंट चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने बेसिक डिस्कस किए। एक मेजर टॉपिक भी डिस्कस किया, दैट वाज रिलेटेड टू फोर फीचर ऑफ शेयर्स, उसके ऊपर एंट्रीज भी देखी थी। आज आगे जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, अब ये ऐसा टॉपिक है जो सम्स के थ्रू होता जाएगा विद नंबर्स एंड एग्जांपल्स, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ग्रिप आएगी। तो जो नया सम या नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ वो क्रैकर का क्वेश्चन है, आपके नोट्स में से नहीं है, तो एक बार आप क्रैकर निकाल लो। क्रैकर में है चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 4.5। नहीं लाया तो एटलीस्ट एक बेंच पे एक शेयर कर लो, उतना भी काफी है। मेन क्वेश्चन से मतलब है 4.5। प्रॉब्लम नंबर 2 है, ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस करके। हम यहाँ पे फोर फीचर वाला जो कल टॉपिक देख रहे थे वो तो देखेंगे, इसमें री इशू वाला कंसेप्ट भी है। मतलब बहुत ही अच्छा सम है, इसको भी ऑल इन वन क्वेश्चन वाली कैटेगरी में टिक करके रखना। लास्ट डे पे सॉल्व करने वाला सम है ये, तो मैं पहले ही आपको बड़ा सम करवा रहा हूँ जिसमें सब कुछ आ जाएगा। ये सम करने के बाद आगे पीछे के 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ये वैसा है। अब देखो, अब ध्यान देना और बिल्कुल बातें मत करना बीच में। अगर आपका ध्यान सम में नहीं है ना तो खो जाओगे फिर। ये बहुत कुछ है। अब देखो, जैसे मैंने बोला ऑल इन वन क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स एक ही सम में कवर हो रहे हैं। इसमें आपका इशू ऑफ शेयर्स में जो प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला पॉइंट है वो आ जाएगा। प्रीमियम वाली कंडीशन है वो भी इसमें अवेलेबल है। कुछ रिफंड वाला केस भी हो सकता है। अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफॉल्ट किए, वो पॉइंट है। उनका फोर फीचर भी डिफरेंट कॉल्स पे हुआ, तो फोर फीचर वाला पॉइंट है। और उनके फोरफीटेड शेयर्स में से कुछ शेयर्स री इशू हुए, तो वो री इशू कितने प्राइस पे हुआ वो पॉइंट हो जाएगा। कितना फोर फीचर रिजर्व हम यूज करेंगे, कितना नहीं करेंगे, बचे हुए रिजर्व का क्या होगा, ये सारे इफेक्ट आपको एक सम में मिल जाएंगे। तो ऑल इन वन क्वेश्चन है। अच्छा, ऑल इन वन क्वेश्चन का डेटा स्टार्टिंग में ही मिस्टेक है, वो पहले करेक्ट करा देता हूँ। हाँ, सुधरते नहीं ये लोग। जो पहली लाइन में बोला है ना, ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 इक्विटी शेयर्स, वो 2000 नहीं है, वो 30,000 है। अभी डेटा आगे पढ़ोगे तो आपको खुद ही रिलेट हो जाएगा। वो मिस्टेक है, 2000 के हिसाब से नहीं बनेगा, 30,000 एक्चुअल नंबर 30। ठीक है, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। और उसका बाइफर्केशन आपको दे रखा है। एप्लीकेशन में मंगवाए 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए और सेकंड कॉल पे 2 रुपए। ठीक है, इस तरीके से टोटल 12 रुपीज चार्ज किए गए इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। इसके बाद बोला है एप्लीकेशंस आए थे 45,000 शेयर्स के लिए। हमने तो 30,000 ही इशू करना है, पैसा उतना ही रेज करना है, लेकिन 45,000 एप्लीकेशंस आ गए। अब ऑप्शन ये है कि 45 में से या तो आप 30 को अलॉटमेंट कर दो, बाकी 15 को रिफंड कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 45 के 45 को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने दोनों चीजें मिक्स कर दी। यहाँ पे 36,000 एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट दिया प्रो रेटा बेसिस पे, तो बाकी के एप्लीकेंट्स जो है वो खाली हाथ वापस गए। ठीक है, तो पार्शियल एप्लीकेशंस को ही अलॉट किया, बट वो भी प्रो रेटा। अब इस चीज को समझ लो, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर करते जाएंगे। टोटल शेयर्स कितने ऑफर किए थे? 30,000। ठीक है, एप्लीकेशंस सामने कितने आ गए? 45,000। अब इसमें से ऐसा नहीं किया कि 45,000 में से 15,000 को वापस भेज दिया और 30,000 को एक एक शेयर दे दिया। इन्होंने इन 45 एप्लीकेशंस में से 36,000 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट दिया और बाकी के 9,000 को अलॉटमेंट नहीं दिया। बात समझ आ रही? ये 9,000 तो खाली हाथ गए, और जो खाली हाथ गए उनके पैसों का क्या होगा? रिफंड ही करना पड़ेगा। तो इनको लेके रिफंड होगा, ये तो पक्का हो गया क्योंकि इनको कुछ नहीं लगा। लेकिन इन 36,000 लोगों को 30,000 शेयर्स मिले, तो ये अलॉटमेंट कौन से नेचर का हो गया? प्रो रेटा हो गया। बात समझ आ रही? प्रो रेटा अलॉटमेंट हो गया। तो 36,000 लोगों में 30,000 शेयर्स बटे। अब यहाँ पे इन्होंने जो पैसा दिया होगा उसमें कुछ सरप्लस आया होगा, वो सरप्लस रिफंड करें या कैरी फॉरवर्ड करें? इनमें जो एक्स्ट्रा होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। वो बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। तो पहले तो ये पॉइंट समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है 2000 शेयर्स, और 2000 नहीं है, वो एक्चुअली सॉल्यूशन देख के समझ आ रहा है कि 30,000 है, इसलिए मैंने आपको पहले करेक्शन करा दिया। एग्जाम में ऐसी मिस्टेक रिपीट हो इसके चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक थी तो हमने उसको पहले ही ठीक कर लिया।
चलिए आगे सॉल्यूशन में बहुत सारी गड़बड़ है, तो वो अब देखोगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, मत देखना। नेक्स्ट, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोल दिया, जो सरप्लस पैसा यहाँ पे आया होगा, ये 6000 एप्लीकेशन जिसमें एक्स्ट्रा है ना, जो एक्सेप्ट हुई है, तो उनमें जो पैसा आया होगा एप्लीकेशन पे, वो अलॉटमेंट में आगे एडजस्ट करना है। ये पॉइंट क्लैरिफाई कर दिया। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है। इसके बाद एक एप्लीकेंट की बात हो रही है, रमेश। उन्होंने उनको 600 शेयर अलॉट हुए थे, ठीक है, वो खास ध्यान रखना है, अलॉट हुए थे या अप्लाई किया था, उसमें फर्क पड़ जाता है। यहाँ बोला है कि 600 शेयर उनको अलॉट हुए थे, तो डेफिनेटली उन्होंने एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। वो ये रेशियो देख के आपको समझ आ रहा होगा कि भाई 36,000 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, बट उनको अलॉटमेंट 30,000 हुआ है, तो जिसको 600 अलॉट हुए होंगे उसने अप्लाई तो ज्यादा ही किए होंगे। तो ये बात अपने ढूंढ सकते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इनको शेयर्स तो अलॉट कर दिए थे, बट अलॉटमेंट मनी उन्होंने पे नहीं किया। एप्लीकेशन मनी पे किया, अलॉटमेंट पे फेलियर है, और फर्स्ट कॉल जो है उसमें भी फेलियर है। उसके बाद फोरफीचर हो गया। तो कौन से स्टेज पे फोरफीचर किया वो आपके सामने है। एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट किया, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हुआ, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट हुआ, उसके बाद फोरफिट कर लिया, तो वो पॉइंट पे फोरफीचर का इफेक्ट आएगा। इसके बाद मोहन करके दूसरा शेयर होल्डर है, उसको 900 शेयर अलॉट किए थे। होल्डर ऑफ 900 शेयर्स का मतलब उसको 900 अलॉट हुए होंगे। फेल टू पे 2 कॉल्स, तो 2 कॉल्स वाला लास्ट वाले, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसके पहले वाले कॉल्स पे किए होंगे, और इसका फोरफीचर जो हुआ ना वो सेकंड कॉल के बाद हुआ, मतलब लास्ट में, तो शेयर्स फोरफिट हो गए, ये भी क्लियर है। कल जो हमने सम किया था उसमें अलग था, एक का फोरफीचर किया था, दूसरे का बाकी था, तो जितना बोला हमने उतनी एंट्री करके छोड़ दी थी। या दोनों का फोरफीचर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद बोला जितने शेयर्स फोरफिट हुए ना, टोटल अभी तक कितने शेयर फोरफिट हुए, 600 और 900, टोटल 1500, 1200 नहीं 1500, ठीक है। हाँ, उन 1500 में से 1200 शेयर इन्होंने री इशू किए कृष्णा को, और कितने रुपए पे री इशू किए, 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से। फेस वैल्यू 10 रुपए थी, प्रीमियम के साथ 12 रुपए था, और 9 रुपए में री इशू किया। अब इसमें जो डिस्काउंट दिया है वो फोरफीचर वाला जो रिजर्व बना होगा उसमें से यूज किया होगा, ठीक है, ये पॉइंट है। आगे इसमें ये भी क्लियर किया कि देखो, अब 1200 शेयर इशू किए, अपने पास 2 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के फोरफिटेड शेयर्स थे, एक रमेश के 600, एक मोहन के 900। अब ये जो 1200 इशू हुए इसमें से किसके कितने शेयर यूज हुए, पहले रमेश के यूज किए या पहले मोहन के यूज किए, या इसमें भी रेशियो निकालेंगे। तो क्लियर कर दिया कि रमेश के सारे शेयर इन्होंने दे दिए। ये हिसाब जरूरी है समझना, बिकॉज एंड में जो बैलेंस बचेगा उसमें इसका इंपैक्ट आएगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन होगा। तो इन्होंने बोला कि 1500 शेयर हमारे पास पड़े, 600 रमेश के पड़े, 900 मोहन के। कृष्णा आया, उसको 1200 शेयर चाहिए थे, तो हमने रमेश वाले 600 पूरे दे दिए, और बाकी के 600 कहाँ से दिए, मोहन के जो फोरफिट किए थे उसमें से। अब हमारे पास इन्वेंट्री में क्या बचा, मोहन के 300 शेयर। तो सारे फोरफिटेड शेयर री इशू नहीं हुए, इसमें से कुछ शेयर जो है वो अभी भी हमारे पास बचे हैं। इन फ्यूचर अगर कोई और मांगने आएगा वो शेयर या हमें जरूरत होगी तो इसको भी री इशू करेंगे, अभी फिलहाल नहीं किया। तो सम जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है ना, उस पॉइंट पे हमारे पास फोरफिटेड इन्वेंट्री में 300 शेयर बचे हैं जो मोहन के थे, जो अभी तक हमने किसी को बेचे नहीं। तो उसके हिसाब से फिर फोरफीचर रिजर्व पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो ये सब इफेक्ट अपने एंड में देंगे, इसलिए पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। अब देखो, पूरा डेटा समझने के बाद अगर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें मिक्सअप होती रहेंगी। वैसा अब कैलकुलेशन आपके सामने है, बाइफरकेशन हमने देख लिया, अब कैसे एंट्रीज करना स्टार्ट करना है वो देख लेते हैं। इसमें देखो, इन 9000 को रिफंड होगा वो इफेक्ट भी देना है, इन 36,000 से पैसे आए होंगे वो इफेक्ट भी देना है। इनसे जो पैसा आया होगा उसमें से आधा एप्लीकेशन में जाएगा, आधा अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा। इनसे जो पैसा आया होगा पूरा रिफंड में जाएगा, वैसा है। अब इस चीज को ना थोड़ा सिंपल वे में कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट को हम टेबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे, तो आपका एक फॉर्मेट सेट हो जाएगा हर सम के लिए। मैं इंडिविजुअली आपको हर एक एंट्री तो समझा दूंगा, यहाँ से वो इशू नहीं है, वो समझा भी देता हूँ, बट फाइनली एज ए स्टूडेंट आप एग्जाम में जब उसको अपियर कर रहे हो तो सब कुछ रफ वर्क करोगे वर्किंग नोट्स में, तो चेकर को भी समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है आप भी कुछ अमाउंट स्किप कर जाओ। तो बेटर है अपने प्रॉपर टेबल बना के एप्लीकेशन मनी कितना आया, कितनों को रिफंड किया, कितना अलॉटमेंट में पास ऑन हुआ, कितना एप्लीकेशन वाले अकाउंट में गया, वो ये टेबल में सारा कैलकुलेशन समझ लेते हैं और फिर उसको एंट्रीज में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कॉलम्स कौन कौन से बनेंगे वो आप देख लेना, और ये हर सब में काम आएगा आपको, तो एक बार समझ लोगे तो अच्छा है।
इस तरीके से कुछ कॉलम्स बनेंगे। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन आपका सॉर्ट हो जाएगा। ये सारे अमाउंट फिर वो एंट्रीज में डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो एक बार ये फॉर्मेट बनाने में थोड़ा सा हैवी लगेगा, मेहनत लगेगी, बट एक दो सम्स में आपका फ्लो आ गया ना तो बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें से क्लियर हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है वो देख लो। देखो शेयर्स, एक कॉलम आएगा शेयर्स अप्लाइड, दूसरा आएगा शेयर्स अलॉटेड, कितने आपने अप्लाई किए, कितने अलॉट हुए। एप्लीकेशन मनी, रिसीव्ड, कितना पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स ने दिया। अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सारा हिसाब कर रहे हैं। देखो जो भी शेयर्स जिसने अप्लाई किए, प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ होगा, कुछ एप्लीकेंट्स को हमने खाली हाथ वापस भेजा होगा, तो वो सारा हिसाब यहाँ पे, कितना पैसा उनसे रिसीव हुआ वो चीज़, और जितना भी एप्लीकेशन मनी आता है उसमें से कुछ हम एप्लीकेशन में काउंट करते हैं, कुछ अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कुछ फर्स्ट कॉल तक भी जाता है कितनी बार, और कुछ रिफंड हो जाता है। तो वो सारे कॉलम्स जो है वो यहाँ पे बना देंगे वैसा है। तो जो अप्रोप्रिएशन है वो किस तरफ होगा वो यहाँ पे समझना है। अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी, टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल, टुवर्ड्स फाइनल कॉल, और एक लास्ट कॉलम आ जाएगा रिफंड। ये कॉलम्स होंगी, आप बना भी लो इसको शांति से, थोड़ा सा समझ भी लो क्या हो रहा है, फिर अमाउंट्स फिलअप करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पहला समय ऐसा तो बहुत आराम से चलेंगे अपन, एक एक एंट्री पे डिटेल में बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बट कंसेप्ट ऐसे क्लियर रखना कि बाकी सम्स में फिर आप सॉल्व कर पाओ। क्योंकि एग्जाम में 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स, और आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे अराउंड 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में ये सारा प्रेजेंटेशन प्लस जर्नल एंट्री वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा वैसा है। चलो टेबल बना लिया आपने, अब अमाउंट्स फिलअप कर ले इसमें। कॉलम्स का एक बार आइडिया आ गया क्या करना है, कितने एप्लीकेशंस आए, कितना अलॉटमेंट किया, कितने पैसे आए। जो पैसे आए यहाँ पे उन पैसों को हमने कहाँ बाइफरकेट किया, उसके कॉलम्स हो गए, सारे कॉलम्स बना लिए जहाँ जहाँ तक बाइफरकेशन हो सकता है, एप्लीकेशन मनी से लेके अलॉटमेंट तक या फिर रिफंड तक वैसा रहेगा। अब जो एप्लीकेशंस आए थे वो यहाँ पे हम बाइफरकेट कर लेते हैं। टोटल एप्लीकेशंस आए थे अपने पास 45,000, उसमें से हमने बाइफरकेशन किया था 36,000 वर्सेस 9,000। 36 वालों को अलॉटमेंट दिया था, 9,000 वालों को अलॉटमेंट नहीं दिया था, तो वो चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला 36,000 वाली कैटेगरी, ठीक है, इनको अलॉटमेंट कितने शेयर्स का किया, 36,000 एप्लीकेंट्स को कितने शेयर अलॉट किए, 30,000, उतने ही शेयर्स थे ना टोटल। बाकी ये 9,000 वाले जो एप्लीकेंट्स थे उनको अलॉटमेंट कितना हुआ, 0, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी कितना दिया था, पर शेयर कितना मंगाया एप्लीकेशन मनी, 2 रुपए, ठीक है। तो 36,000 एप्लीकेंट्स ने 2 रुपए के हिसाब से 72,000 रुपीज पे किए होंगे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो।
और ये कॉमा लगाने जरूरी है, ध्यान रखना। 9,000 एप्लीकेंट्स ने टोटल कितने पे किए होंगे? 18,000 रुपीज, 2 रुपए के हिसाब से। अब इसका बाइफर्केशन कर लेते हैं। जो 72,000 आया है इसमें यहाँ पे कुछ सरप्लस आया हुआ है ना। एक्चुअली देखा जाए तो हमें 30,000 पे 2 रुपीज चाहिए था, ठीक है, बट हमने 36,000 लोगों में शेयर बांटे हैं, तो 6,000 शेयर्स पे 2-2 रुपए एक्स्ट्रा आए होंगे। थोड़ा रफ में अगर लिखना है तो साथ में लिख लेते हैं। 36,000 एप्लीकेंट्स ने हमें पैसे दिए, लेकिन हमने शेयर्स तो उनको 30,000 ही अलॉट किए। 6,000 के पैसे तो हमने सरप्लस एक्सेप्ट कर लिए, तो इस पे जो 2 रुपए बनता है वो तो कैपिटल में जाएगा या एप्लीकेशन मनी में जाएगा। इस पे जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएगा? वो आगे अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यही हिसाब हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ये 72,000 में से 60,000 अलोकेट होगा टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी, ऊपर का 12,000 जो है वो अलोकेट होगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, ठीक है। बाकी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तक कोई अमाउंट जा नहीं रहे और रिफंड इनको कुछ करना नहीं। कंप्लीट हुआ। अब जो 18,000 है इसका क्या करें? ये तो पूरा रिफंड में जाएगा, यहाँ पे कुछ अलोकेशन तो होने वाला है नहीं। ये सारा डैश हो गया और ये 18,000 आपने इनको कर दिया रिफंड। अब इसे एंट्रीज करते टाइम आपको काफी इजी रहेगा, अमाउंट्स कौन से कहाँ जाने वाले हैं, सीधा वर्किंग नोट देखो और एंट्री कर लो। ये तो फिर हर एंट्री पे मेंटली कैलकुलेट करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती होने का चांस रहता है, इससे मिस्टेक्स नहीं होगी। वैसा क्लियर? बोलो, यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंट्रीज देख लेते हैं। ये वर्किंग नोट में और कुछ मेंशन करना होगा तो बाद में देखेंगे। चलिए अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आया होगा बैंक में। इनके सॉल्यूशन मत देखना, काफी जगह गलतियां भी है और कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी किया हुआ है, तो कंफ्यूजन होता जाएगा। तो बेटर है आप खुद सोचना, जो हमने कल सॉल्व किया उसके बेसिस पे। इनके सॉल्यूशंस पे मत जाना, लास्ट में देखेंगे कहाँ इनका अलग जा रहा है कैलकुलेशन। बैंक अकाउंट में पैसे कितने आए होंगे? 45,000 एप्लीकेंट्स ने 2-2 रुपए पे किए होंगे, तो आपको टोटल जो अमाउंट मिला वो कितना मिला? 90,000, ठीक है, इतना अमाउंट आ गया। अब हमें इस एप्लीकेशन मनी का पूरा हिसाब करना है। कौन से पैसे कहाँ जाएंगे? देखो, कुछ पैसे शेयर कैपिटल में जाएंगे जो एप्लीकेशन के नाम पे हमें एक्चुअली में मिलने चाहिए थे। कुछ पैसे हम आगे अलॉटमेंट वाले अकाउंट में सेटल करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कुछ पैसे हम रिफंड करेंगे। यही होगा? बोलो, सही है? अब ये सारा जो अमाउंट है ये आपका टेबल में से आ जाएगा। जो 90,000 आपके पास आया है उसका पूरा बाइफर्केशन यहाँ पे है, देख लो। 90,000 में से 60,000 एप्लीकेशन की तरफ जाएगा, 12,000 आपका अलॉटमेंट की तरफ जाएगा और 18,000 आपका रिफंड की तरफ जाएगा। तो एक बार ये कैलकुलेशन कर लिया है तो फिर चीज़ें आपको सिंपल लगेगी कि कौन सा अमाउंट कहाँ लिखना है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 90,000 अपन रिवर्स कर देते हैं। कैपिटल के नाम पे 60,000, अलॉटमेंट के नाम पे कैरी फॉरवर्ड हुआ 12,000 और रिफंड के नाम पे हुआ 18,000। अब यहाँ आप मेंशन कर सकते हो रेफर वर्किंग नोट नंबर 1, तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि भाई ये बैलेंसेस कहाँ से आए, वर्किंग नोट नंबर 1 से। इजी था ये तो। फिर यहाँ आपको एक एक पॉइंट पे सोचना पड़ेगा, यहाँ कितना अमाउंट आएगा, कितना आएगा, वहाँ मिस्टेक होने का चांस रहेगा इतने बड़े सम में। बेटर है टेबल बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एप्लीकेशन वाला तो सेटल हो गया, इसके बाद अलॉटमेंट वाली एंट्री। अलॉटमेंट में हम पहले ड्यू वाली एंट्री करते हैं ना। अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ प्रीमियम मंगवाया है क्या? 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। अब अलॉटमेंट में 30,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं और 5 रुपए टोटल हम मंगवा रहे हैं। उसमें से 3 रुपए कैपिटल के हैं, 2 रुपए प्रीमियम का है, ये हिसाब हो रहा है। तो है 1,50,000 टोटल अलॉटमेंट वाला अमाउंट ड्यू होगा। या तो टोटल पे करेंगे, अब बोले सर अलॉटमेंट का आ गया है, वो तो इफेक्ट बैंक वाले में आएगा। जब ड्यू की एंट्री होगी तो टोटल एंट्री होगी, कितना लेना बनता है? 1.5 लाख रुपए लेना बनता है। उसमें से 90,000 आपका कैपिटल का लेना बनता है और 60,000 प्रीमियम का लेना बनता है। क्लियर हो गया?
अब जब पैसे आएंगे तब वो नेट हिसाब होगा कि भाई कितना पैसा आना चाहिए था, कितना नहीं आना चाहिए था, वो आप देखेंगे। बैंक में पैसे मंगवाने हैं, अलॉटमेंट का अकाउंट रिवर्स करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिछली एंट्री हमने कुछ पैसा अलॉटमेंट में ऑलरेडी पास ऑन किया था 12,000, ठीक है। तो जो आपका अलॉटमेंट ड्यू है 1,50,000, उसमें से 12,000 तो ऑलरेडी अपन ने क्रेडिट कर ही दिया, ठीक है, पैसा आ चुका है। तो अब डिफरेंस के अमाउंट का ये हिसाब होगा यहाँ पे। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अलॉटमेंट के टाइम पे एक वो डिफॉल्टर भी है ना, तो अरियर वाला पॉइंट भी तो आएगा, तो वो देखना पड़ेगा। तो अगर आप रिवर्सल की बात कर रहे हो तो 150 में से यहाँ पे जो रिवर्सल होगा वो तो पक्का है 138, क्योंकि वो 12,000 का तो सेटलमेंट हो चुका है। पर बैंक में कितना पैसा आएगा वो डिफॉल्टर का हिसाब करने के बाद पता चलेगा। अब जो डिफॉल्टर है अपना वो है मिस्टर रमेश, इसका कैलकुलेशन भी देखना पड़ेगा ना, इसने कितने शेयर अलॉटमेंट इसको दिया था, कितना इसने पेमेंट किया, वो भी देखना पड़ेगा आपको। अगर उसका हिसाब करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि अपने पास स्पेस है, तो इसी कैलकुलेशन में हम कर लेते हैं। ये तो पूरा काम हो चुका है। ठीक है, रमेश का हिसाब यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको शेयर अलॉट कितने हुए 600, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा वो पता चलेगा 720। ये रेशियो ले लेंगे 30 के सामने 36। अगर 600 उसको अलॉट हुए हैं तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे वो पता चल जाएगा 720। अब 720 अप्लाई किए थे तो ₹2 के हिसाब से पैसा भी तो दिया होगा 1440, ठीक है। सेम कैलकुलेशन चलेगा जो अभी चल रहा था वही, पर ये पर शेयर होल्डर गिनेंगे। ये रेशियो 30,000 के सामने 600, 36 का नहीं दिखा रहे ना, ये दिखाना मतलब कहाँ पे अलग से कैलकुलेशन नहीं, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे टेबल बना रहे हैं तो अंडरस्टूड, वो आपको वैसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाना जरूरी नहीं है, वो तो यहीं से दिख रहा है ना, इसलिए जो टेबल बनाया 1440 आया था। अब 1440 में एप्लीकेशन की तरफ टूवर्ड्स कितना गया होगा उसका 1,200 रुपए, ठीक है, और अलॉटमेंट की तरफ 240 रुपए, यही होगा ना बाइफर्केशन। क्रॉस मल्टीप्लाई 600 अलॉट हुए, 30,000 अलॉटमेंट था टोटल, और एप्लीकेशन कितने आए थे 36,000, तो कितने अप्लाई किए होंगे तो उसको 600 मिले होंगे। उसने 600 के लिए तो अप्लाई किया नहीं होगा, ज्यादा मांगे होंगे तभी तो इतने मिले। 36,000 मांगे तो 30,000 बटे, तो 720 मांगे होंगे तो 600 मिले होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अननोन मान लो, बाकी 3 वैल्यूज है अपने पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाए। ठीक है, अब समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा बोला है कि इसको 600 शेयर अलॉट हुए, जिसपे इसने बाद में एप्लीकेशन मनी में डिफॉल्ट कर दिया। तो 600 शेयर अलॉट हुए तो उसने अप्लाई तो ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा, तो 720 का एप्लीकेशन किया होगा तब जाके 600 मिले होंगे। वो रेशियो यहाँ से पता चला 30,000 और 36,000 में से। अब 720 पे उसने पेमेंट तो भेजा ही होगा ₹2, उसमें से हमने 1,200 रुपए तो उसके एप्लीकेशन मनी के सामने एडजस्ट कर दिए, उसके 240 रुपए हमारे पास सरप्लस पड़े थे, वो सरप्लस पैसा हमने उसके अलॉटमेंट वाले पेमेंट में सेटल कर दिया। वैसा है। अब ऐसा है कि अलॉटमेंट वाले पॉइंट पे हमें इसे कितने पैसे चाहिए थे उसका हिसाब कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना पॉसिबल होगा नहीं, इसका कैलकुलेशन अलग से कर लेते हैं। वो रमेश का एक हिसाब अलग से बना लो, आपको इसको वर्किंग नोट के तौर पे दिखाना है तो आप पूरा कैलकुलेशन अलग से दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं। इसको शेयर अलॉट हुए थे 600, इसने अप्लाई किया था 720, पैसे इसने दिए थे 1440, इसमें से आपने बाइफर्केशन कर लिया 1,200 रुपये टूवर्ड्स एप्लीकेशन और 240 रुपये टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पे हम रमेश से कितना पैसा मांग रहे हैं, मनी रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट। तो भाई 600 शेयर उसको अलॉट किए हैं और 5 रुपये पर शेयर देना है, तो 3,000 रुपीज लेने थे ना उससे अलॉटमेंट के टाइम पे। 5 रुपये कैसे, 3 रुपये जो है वो अलॉटमेंट मनी और 2 रुपये प्रीमियम। अब अलॉटमेंट के टाइम पे 720 थोड़ी देखेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे 600 देखेंगे ना। एप्लीकेशन उसने 720 का किया था, उसको 600 शेयर हमने अलॉट कर दिए। अब जब अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मंगवाएंगे
तो रमेश से कितने शेयर पे पैसे मांगेंगे, जितना उसको अलॉटमेंट दिया, तो जब 600 शेयर ही उसको दिए हैं तो अगला पेमेंट तो 600 पे ही आएगा ना, ठीक है। तो 5 रुपए उससे मंगवाने थे, 3000 रुपए हमने उससे मांगे, लेकिन उसने इस पॉइंट पे डिफॉल्ट कर दिया। अब अरियर में कितना अमाउंट है, 3000 रुपए पूरा अरियर है या कुछ आया हुआ है, पिछले पेमेंट में उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया था, वो इसी हिसाब का तो उसने पे किया था, बात समझ आ रही। तो 3000 रुपए जो उससे लेने बनते थे उसमें से 240 रुपए वो ऑलरेडी दे चुका है। ये हमारे पास जो अमाउंट है वो सरप्लस के नाम पे पड़ा हुआ है, जो लास्ट पेमेंट में आ गया था। तो डेफिसिट कितना है, बाकी का 2760, ये जो है ना ये है आपका अरियर का अमाउंट, बात समझे, दिस इज अरियर्स। ये वर्किंग नोट के तौर पे आप अलग से प्रेजेंट कर देना तो सही रहेगा, इसमें आपका ये सब कैलकुलेशन भी आ जाएगा। अरियर वाले में ऐसा है, देखो बात हो रही है अलॉटमेंट की, ये रमेश ने एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसे दिए हुए ऑलरेडी, कितने पैसे दिए, 720 के हिसाब से 2 रुपए, 1440। हमें तो उससे, हमने उसको अलॉटमेंट 600 का ही दिया था, तो 600 पे 2 रुपए एप्लीकेशन मनी, एक्चुअली तो 1200 ही लेना था, उसने ज्यादा भेजे थे तो सरप्लस मनी था उसका, वो हमने क्या माना, अलॉटमेंट पे पास ऑन कर दिया। अब अलॉटमेंट पे उससे लेने कितने थे, 3000, 240 तो उसने ऑलरेडी दिए हुए, तो बाकी कितने थे 2760, लेकिन वो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर गया, तो 2760 उसने दिए ही नहीं। तो अरियर 3000 का नहीं, अरियर 2760 का, 240 वो पहले दे चुका है, तो इफेक्ट वैसे आएगा। चलो क्लियर हुआ ही, इसका ट्रीटमेंट कर दें, कैलकुलेशन समझ आ गया ना। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स भी तो आएगा, कितना अमाउंट है अरियर में, 2760। डिफरेंस का अमाउंट तो बाकी सब ने तो पे किया ही होगा, डिफरेंस निकाल के देख लो, 138 और 2760 कितना आ रहा है, 1,35,240। ये आपका बैंक वाला अमाउंट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ कुछ भी गिनने में गलती करोगे तो फिर ये बैंक का अमाउंट गलत आ जाएगा। तो अरियर वाला कैसे गिनना ये ध्यान रखना था, क्योंकि 240 पहले आए हुए थे, वो प्रॉब्लम है। प्रो रेटा अलॉटमेंट में ये इशू आएगा। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे जो हिसाब होना था पूरा हो चुका है। अब हमें सीधा जाना है फर्स्ट कॉल पे, नेक्स्ट जो केस है वो। ठीक है, समझ आ गया, आगे देखें। फर्स्ट कॉल ड्यू करवा देते हैं। कितना अमाउंट मंगवा रहे हैं पर शेयर, 3 रुपए, 30,000 शेयर्स पे 3 रुपए। अभी किसी का फोर्ड फीचर तो हुआ नहीं है ना, तो कॉल सबको जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि रमेश के शेयर फोरफिट पहले ही कर लिए होते तो फिर रमेश के शेयर्स पे कॉल नहीं जाता। अभी उन्होंने बोला है कि रमेश के शेयर फर्स्ट कॉल मंगवाने के बाद फोरफिट हुए, तो अभी फिलहाल 30 के 30,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, कुछ माइनस नहीं हुआ है, तो सबको ही कॉल तो जाएगा कि भाई पैसे भेज दो। तो ये हो जाएगा आपका 90,000 ड्यू, सीधा सीधा। इसमें तो कोई अभी कैलकुलेशन और आने वाला है नहीं, सीधी एंट्री है ये। पेमेंट वाली बात अलग हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री पेमेंट की आएगी। आपको पता ही है कि भाई रमेश ने तो अरियर इस पॉइंट पे भी किया ही है, तो कॉल्स इन अरियर्स तो आने वाला ही है।
अभी आपको इसमें समझ आएगा एंड ऑफ द सम के मैं अरियर वाला अकाउंट बनाने के लिए क्यों आपको बोल रहा हूँ मैंडेटरी, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। और ये सामने शेयर फर्स्ट कैपिटल या फर्स्ट कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल जो है वो रिवर्स, ये तो 90,000 पूरा रिवर्स हो ही जाएगा। अरियर वाले में कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पे रमेश ने तो अरियर किया ही है ना, रमेश के 600 शेयर्स थे, इसका मैं कैलकुलेशन एक बार वर्किंग नोट यहाँ लिख देता हूँ। देखो रमेश के 600 शेयर्स थे, उसने तो ये 3 रुपए दिए नहीं होंगे, तो 1800 रुपए तो अरियर है। पर इस पॉइंट पे फर्स्ट कॉल में एक और अरियर था ना, 2 थे ना। मोहन ने 2 कॉल नहीं दिए, फर्स्ट और फाइनल, तो मोहन ने भी तो इस पॉइंट पे डिफॉल्ट किया। तो मोहन के कितने शेयर्स है, 900, तो वो भी तो यहाँ पे आएंगे रिसीवेबल में। 900 पे 3 रुपए मतलब 2700 है ना, टोटल कितना हो गया 4500। तो यहाँ जो आपका अरियर का अमाउंट आएगा ना वो आएगा 4500। ठीक है, समझ आ रहा है। ये अरियर में 2 लोग हैं, रमेश और मोहन, दोनों का अरियर है। ये इसका मैंने कैलकुलेशन आपको नीचे बता ही दिया। क्लियर है। अब ये अगर एक ही लाइन की कैलकुलेशन है, इतनी सी बात है, तो आप ये आप नरेशन में बता सकते हो या वापस अलग से वर्किंग नोट देके रेफरेंस देना तो भी चलेगा, डिपेंडिंग कि कितनी रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट करने की। बाकी का अमाउंट डिफरेंस का जो है वो बैंक में रिसीव हुआ ही होगा। ठीक है, ये आपका बैंक में जो पैसा आया वो। देखो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में जा रहा है तो समझ आ रहा है क्या फ्लो है। अब क्या है ना, जब फोर फीचर होता है तो ये कॉल्स इन अरियर्स रिवर्स होते हैं। अब अगर आप यहाँ कॉल्स इन अरियर नहीं डालते हो तो रिवर्सल फिर इस नाम से करना पड़ता है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। तो बेटर है अरियर वाला अकाउंट हमेशा बनाओ, फोर फीचर के टाइम पे पूरा अरियर सीधा सीधा रिवर्स कर दो, आपका काम ईजी हो जाएगा। वैसे चलो ये पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फाइनल कॉल मंगवा ले या फोर फीचर है बीच में, दोनों का शेयर फॉरफिट हो रहे हैं या एक के, रमेश के। ठीक है, तो अभी जो कैलकुलेशन आएगा वो फोर फीचर की एंट्री आएगी, तो ऑर्डर में चलना पड़ेगा अपने। ठीक है, फोर फीचर चलो। अब शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल तो डेबिट होगी। हमने प्रीमियम भी तो इशू किया था, सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज किया था। अब प्रीमियम वाला इफेक्ट है, कल जो पूछ रहे थे आप लोग, जिसने पूछा आज गायब है, कोई बात नहीं। तो जो प्रीमियम वाला पॉइंट था उसके लिए नोट्स में आपके वो इफेक्ट मैंने दिया हुआ है, इसमें मैं पॉइंट आपको रिलेट करा पाऊंगा। अगर जो भी एप्लीकेंट है, जो डिफॉल्टर है, अभी डिफॉल्टर ने अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का पैसा पे नहीं किया है तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स करेंगे। रीजन बीइंग कि हमने तो पहले क्रेडिट की एंट्री तो करी दी थी, जब ड्यू वाली एंट्री करते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके हमने पूरा क्रेडिट कर दिया था, मतलब मंगवा तो लिया था लेकिन वो पैसा उसने दिया नहीं। तो रिवर्सल के टाइम पे या फोरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना जरूरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एप्लीकेंट ने डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रीमियम पे करने के बाद वाले कॉल पे किया, एप्लीकेशन मनी उसने पूरा दिया, अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम पूरा दिया, फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया, तो फिर उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल के फोरफीचर रिजर्व में लेके जा रहे हो, एक रिजर्व से पैसा उठा के दूसरे रिजर्व में डाल रहे हो। तो इन्होंने बोला है कि फिर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है पैसा, वो भी कहीं ना कहीं शेयर्स को रिडीम करने पे ही काम आने वाला है। फोर फीचर रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो भी शेयर्स को री इशू करने पे काम आने वाला है, लेट इट बी। बट अगर प्रीमियम का पैसा मंगवाया था और डिफॉल्टर ने दिया नहीं है और आपने प्रीमियम क्रेडिट कर रखा है, वहां फिर अमाउंट मिसमैच हो जाएगा। आपने तो क्रेडिट मार दिया लेकिन पैसा तो आया ही नहीं, और फिर अगर उसको रिवर्स नहीं करोगे तो बैलेंस गलत नहीं दिखेगा, तो एट द एंड कहीं ना कहीं तो फंसेगा। तो इन्होंने 2 ही इफेक्ट बोले, बड़े कॉमन सेंस वाले। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने मांगा था और एप्लीकेंट ने डिफॉल्ट करने से पहले दे दिया था, कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीमियम में पैसा पड़ा है, आपने क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन जब आपने पैसा मांगा सिक्योरिटी प्रीमियम का और उसने नहीं दिया तो आपने अरियर क्रिएट किया था,
तो अब जब अरियर रिवर्स करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये दोनों बातें अपने बुक में जो अपनी क्लास की नोट्स है उसमें वो इफेक्ट है थियरी में, एक बार साथ में वो पेज देख लो और वो बात नोट करके रख लो। पूरा क्लियरली मैंने लिखा हुआ ही है, सिर्फ आपको उसको नोट करना है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अपने बुक में पेज नंबर 51-52 पेज 51-52 मिला, केस 1 और 2 देख लो। ठीक है, दोनों केसेस दे रखे हैं, थियरी लिखी हुई है, एंट्रीज का इफेक्ट भी दिया हुआ है, और ये दोनों इफेक्ट अभी इसी सम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल्टरनेटिव रीजन क्या है, एक जो आपका ये रमेश है ना, रमेश ने जो डिफॉल्ट किया ना वो एप्लीकेशन मनी के बाद ही कर दिया, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हो गया और हमने प्रीमियम मांगा था और उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो वहां पे प्रीमियम रिवर्स होगा। और जो मोहन है दूसरा कैंडिडेट है, उसने डिफॉल्ट कब किया, फर्स्ट कॉल पे, तो उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दिया है, तो जिसने अलॉटमेंट तक का पैसा दिया है उसने प्रीमियम भी तो पे किया होगा। जब उसका फोरफीचर होगा ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स नहीं होगा। तो इसी सम में आपको 1 और 2 दोनों इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे अभी रमेश के केस में अपने जो फोरफीचर कर रहे हैं उसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने पूरे पैसे दिए नहीं है इस कॉल पे। और सामने क्रेडिट में क्या होगा, देखो जो पैसा उससे मांगा था और उसने दिया नहीं, कॉल्स इन अरियर, वो तो अब रिवर्स करके खत्म करो। कॉल्स इन अरियर आप रिसीवेबल के तौर पे दिखाते हो, वो आने वाला नहीं है, और जो उसने पे किया था वो चला जाएगा शेयर फोरफीचर रिजर्व में। ठीक है, एंट्रीज तो हो गई, कैलकुलेशन समझ लेते हैं। शेयर कैपिटल के नाम पे हमने उसे कितने पैसे मांगे थे, जितने मांगे थे उतने डेबिट होंगे। यहाँ पे शेयर 10 रुपए का है नो डाउट, बट हमने सारे कॉल्स थोड़ी किए उसको, जहां तक के कॉल किए वहां तक का अमाउंट लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ पे ना इसके शेयर कैपिटल के 600 शेयर्स थे और हमने इससे जो अमाउंट मांगा था उसमें हमने इससे एप्लीकेशन मनी मांगा, अलॉटमेंट मनी मांगा और फर्स्ट कॉल मांगा। ये तीनों मिला के कितना हो रहा है पर शेयर, 8 रुपए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम तो आप अलग से लिख रहे हो। 10 रुपए में से आपने शेयर के कितने पैसे इसे मांगे थे, 8 रुपए। कौन से वाले, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल करने से पहले हम फोरफीचर कर रहे हैं, तो सेकंड कॉल का अमाउंट तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ ही नहीं था, तो डेबिट भी नहीं होगा। तो 600 शेयर्स पे हमने उसे 8 रुपए मांगे थे अभी तक, जो उसने दिए नहीं है। तो ये जो आपका अमाउंट आएगा दिस इज 4800 जो डेबिट होगा, वो समझ आ रहा है। प्रीमियम के नाम पे हमने उससे 2 रुपए मांगे थे, 1200, समझ आया। अरियर के नाम पे कितना था, ये थोड़ा ना साइड पे, ये अब समझ आ गया ना, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं लिखा। हाँ, अरियर के नाम पे पूरा अरियर मत उठा लेना, अरियर वाले में 2 है ना, मोहन भी तो है। एक अरियर आपका यहाँ पे था 2760, ये अरियर पूरा रमेश का ही था ना, ये वाला अरियर ये पूरा रमेश का था, तो 2760 आएगा। और जो दूसरा अरियर था इसके बाद, ये आपने नीचे बाइफरकेशन किया था, इसमें रमेश का 1800 था। तो टोटल अरियर कितना, 2760 प्लस 1800। क्लियर, ये समझ आया। टोटल बता दो कितना हो रहा है, 4560। तो ये कैसे आया, क्लियर हुआ। ठीक है, 2 अमाउंट्स आ रहे हैं, 2760 प्लस 1800। अच्छा, बाकी का डिफरेंस जो होगा वो कहाँ जाएगा, फोरफीचर रिजर्व में जाएगा। बैलेंस निकालो कितना है, बैलेंसिंग से भी चलेगा 1440। टैली हो रहा है ये, इसने इतना ही तो पैसा दिया था स्टार्टिंग में, 720 पे 2 रुपए, 1440। अब वैसे गिन के लिख दो तो भी दोनों साइड टैली हो जाएगी। यहाँ बैलेंसिंग निकाल लो तो भी आपको अमाउंट याद आ जाएगा कि हाँ इसने पैसे इतने तो दिए थे। फोरफीचर रिजर्व में अल्टीमेटली कितना पैसा जाता है, जितना शेयर होल्डर ने दिया था वो सारा हम फोरफिट कर लेते हैं, तो ये पूरा पैसा देखो फोरफिट हो गया और वो प्रीमियम भी रिवर्स हो गया। समझ आ रहा है। तो ये प्रीमियम रिवर्स करने का रीजन इसलिए है क्योंकि इसने प्रीमियम नहीं पे किया। इसने प्रीमियम पे कर दिया होता तो हम रिवर्सल नहीं करते, वो पैसा प्रीमियम में ही रहने देते। दोनों ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, क्योंकि किसी ने प्रीमियम दिया हो तो उसको भी रिवर्स करे क्या। इन्होंने सजेस्ट किया कि मेहनत मत करो। अगर ये बोलते नहीं नहीं भाई फोरफीचर हुआ है ना, तो प्रीमियम में से पैसा उठा के उसको फोरफीचर रिजर्व में डालो, तो कर देते जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। बट ना बोला है तो फिर अपन उसको चेंज नहीं करेंगे वैसा। ठीक है, क्लियर। ये तो ये एंट्री हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
सीक्वेंस में जाना है तो क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या करना है, फोर फीचर है या कॉल मंगवाना है? कॉल आएगा ना, फाइनल कॉल, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट है मोहन एप्लीकेंट, उसका फोर फीचर तो सेकंड कॉल के बाद हुआ है, तो पहले सेकंड कॉल करना तो पड़ेगा। तो ये एंट्रीज आपकी होगी, 7th वाली एंट्री डन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ड्यू में कितना अमाउंट लिखे, ये ड्यू वाली एंट्री है, कितना पैसा मंगवाना है? 30,000 शेयर पे 2 रुपए फोरफिट हुआ है। 30,000 शेयर पे पैसे नहीं मंगवाने हैं। अब रमेश से तो पैसे मांगेंगे नहीं ना, देखो वही पर सब में आपका ध्यान होना चाहिए कि अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं। रमेश के शेयर्स तो फोरफिट कर लिए, अब रमेश को कॉल कर रहे हो, भाई वो 2 रुपए, और तुम लोग को शर्म वरम आती है कि नहीं? ठीक है, डिफॉल्टर हो चुका हो, क्या घर भी उठा के लेके जाओगे मेरा? ठीक है, ले तो लिए शेयर वापस, मेरे वो 1440 रुपए वापस नहीं किए, मेरे 600 शेयर भी रख लिए, अभी 2 रुपए और मंगवा रहे हो। भाई भगवान से तो डरो, कितनी लालच है तुम्हें? तो सीधी बात है ना, वो 600 शेयर के पैसे उससे मांगने का कोई मतलब नहीं है। तो अब जो यहाँ पे फाइनल कॉल हम करेंगे वो होगा 29,400 शेयर्स पे 2 रुपए, एक्सक्लूडिंग द स्टेक ऑफ रमेश, उससे पैसे मांगने नहीं है। कितना हो रहा है ये? 58,800। ठीक है, तो कैपिटल में भी इतना ही अमाउंट जाएगा। चल, अब पेमेंट मंगवाने की बारी, देखते हैं कितना पैसा आता है। जितना पैसा मंगवाओ उतना कहाँ आता है। कुछ ना कुछ तो अरियर है मोहन की तरफ से, इसलिए कॉल्स इन अरियर में पहले लिख रहा हूँ। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब ये रिवर्सल तो पूरा उतने अमाउंट का होना है, 58,800। अरियर कितना है और बैंक में कितना आएगा? देखो रमेश वाला अरियर तो खत्म हो गया, अब है मोहन वाला अरियर। मोहन के हैं 900 शेयर्स, मंगवाया है आपने 2-2 रुपए, तो जो अरियर का अमाउंट है वो 1800 होगा। तो ये हो गया 1800 अरियर। रिमेनिंग जो है डिफरेंस का अमाउंट वो आपका बैंक में आया होगा 57,000। बोलो, ये पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फोरफीचर। उन्होंने बोला मोहन के शेयर्स सेकंड कॉल के बाद हमने फोरफिट किए थे, फिर बाद में जो शेयर्स फोरफिट हुए उसमें से रीइशू होगा, तो वापस सेकंड टाइम फोरफीचर हो रहा है। इसमें मोहन के शेयर्स को हम फोरफिट कर रहे हैं, तो उसका डेटा ले लेते हैं क्या है। शेयर कैपिटल तो डेबिट करेंगे, प्रीमियम डेबिट होगा क्योंकि उसने प्रीमियम के पैसे दिए हैं, अलॉटमेंट मनी तक उसने पूरा पे किया है। देखो ये सेकंड इफेक्ट आ गया आपका सामने, कॉल्स इन अरियर्स और बाकी का शेयर फोरफीचर रिजर्व। शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करें? 900 शेयर पे, उससे सारे कॉल मंगवाए थे ना हमने, कुछ बाकी थोड़ी था, सारे कॉल हमने किए ही थे ना, तो 10 रुपए पूरे ही आएंगे ना। देखो ये जितना आपने क्रेडिट किया उतना ही डेबिट हो पाएगा। पिछले वाले केस में रमेश से आपने जो जो पैसे मंगवाए थे, टू शेयर कैपिटल जो भी क्रेडिट किया था, उसमें फर्स्ट कॉल तक ही गए थे हम, तो वहां पूरा आप ऐसे नहीं रख सकते कि नहीं कोई भी शेयर कैपिटल डेबिट करनी है तो फेस वैल्यू पूरी ले लो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इन बिटवीन फोरफिट किया है बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल कॉल, तो वहां पे पूरा 10 रुपए नहीं आएगा। बट यहाँ पे अपने फाइनल कॉल के बाद मतलब चारों कॉल उसे मंगवाए थे, पूरे 10 रुपए मांगे थे, तो ड्यू की एंट्री में पूरे 10 रुपए टू शेयर कैपिटल करके 4 बार क्रेडिट हुए थे, तो अब डेबिट करते टाइम पूरा अमाउंट लेना बनता है। ये सीधा सीधा हो जाएगा 9,000। मोहन के अरियर कितने हैं? आपके पास सम लिखा हुआ है स्टार्टिंग से, उसमें से आपको पता चल जाएगा। देखो पहला अरियर जो है वो तो रमेश का था, ये 2760 वाला,
फिर उसके बाद मोहन का एक अरियर हुआ था ये 2700 रुपये, ठीक है, 2700। उसके बाद 1800 वाला अरियर भी तो अभी मोहन का ही था, तो 2700 प्लस 1800 ये था। टोटल अरियर कितना हो गया, 4500 हुआ। तो ये 4500 चला गया आपका अरियर में। बाकी का डिफरेंस का अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, फोर फीचर रिजर्व, समझ आए। अब देखो, अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं बनाते हो ये वाला, तो अभी जब ये क्रेडिट हो रहा होता है ना, रिवर्स हो रहा होता है, तो आपको इसके बदले वो कॉल का नाम लिखना पड़ता है जो आपने पैसे मंगवाए उसने दिए नहीं। तो यहाँ पे आपको फिर लिखना पड़ता है टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। फिर उसमें कितना कितना अमाउंट था वो याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कॉल्स इन अरियर दिमाग में फिट है कि ये अकाउंट खुला है तो बंद होगा, फोर फीचर पे रिवर्स होगा और सीधा बैलेंस उठा के डालना है शेयर होल्डर का। कौन से कॉल पे कितना बाकी था वो आपने ये तो गिन ही लिया, लेकिन लिखते टाइम इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिर आपको ना ये दोनों अमाउंट यहाँ पे इसके बदले अलग अलग लिखने पड़ेंगे दो नाम से। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे 2700, टू शेयर सेकंड कॉल पे या फाइनल कॉल पे 1800, और फिर टू शेयर फोर फीचर रिजर्व। तो वो थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट होगा। ये वहां पे भी आपने कुछ इफेक्ट नहीं दिया था उसका, आपने नेट अमाउंट दिखाया था। तो बेटर है कि फिर आगे कॉल्स इन अरियर यूज करो, ये सही रहेगा, इससे गलती नहीं होगी एग्जाम में। चलो, तो फोर फीचर कंप्लीट यहाँ पे। अब देखो, यहाँ तक आते आते हमने सारे शेयर होल्डर्स का सारा हिसाब कर दिया है, जितने शेयर इशू किए थे, जितने एक्स्ट्रा थे, जितने रिफंड किए, जितने अलॉटमेंट पे कैरी फॉरवर्ड किए, जितनों को कॉल किया, जितनों के अरियर थे, उनका फोर फीचर सब हो चुका है। अब यहाँ तक एक पार्ट कंप्लीट है। अब यहाँ से री इशू वाली बात आएगी। अब हमारे पास इन्वेंट्री में जो शेयर्स पड़े हैं वो कितने शेयर पड़े हैं वो देखना है, और उसका भी कैलकुलेशन एज ए वर्किंग नोट समझ लेते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा। एक वर्किंग नोट ही बना लो, ठीक है। दो डिफॉल्टर थे, एक रमेश है और एक मोहन है। ठीक है, अब अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो इनके 600 शेयर फॉरफिट हुए, इनके 900 शेयर फॉरफिट हुए। जो अमाउंट इनका हमारे पास पड़ा है वो है 1440 रुपीज़। इनका जो अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है वो है 4500 रुपीज़। इतना डेटा आपके पास है, थोड़ा हिसाब लिखा हुआ रहेगा तो क्लियर रहेगा। अब ऐसा है कि हम एक नए इन्वेस्टर को शेयर ऑफर कर रहे हैं। टोटल हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं 1500 शेयर। टोटल हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो इसका टोटल कितना हो रहा है, ये 5940, ठीक है, इतना अमाउंट पड़ा है। अब इस 1500 में से हम 1200 शेयर री इशू कर रहे हैं, तो बाकी के इन्वेंट्री में 300 बाकी रह जाएंगे। ये 1200 कौन से वाले, इसके वाले पूरे 600 हम यूज कर रहे हैं, और इसमें से बाकी के 600 हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये चीजें कैलकुलेशन खाली बता रहा हूँ, फिर एंट्री देख लेते हैं। अब ऐसा है कि 1200 शेयर जो आप री इशू कर रहे हो वो आप 9 रुपए पे री इशू कर रहे हो, ऐसा बोला हुआ है। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो अल्टीमेटली हम जो बाकी का 1 रुपया है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। वो डिस्काउंट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा, सीधी बात है ना। फोर फीचर रिजर्व जो है ये 5940 क्या है, दिस इज फोर फीचर रिजर्व। इसका क्या यूटिलाइजेशन है कि भाई आगे कभी भी इन शेयर्स को आप बेचो तो उस पर आप ना इतने एक्सटेंड तक डिस्काउंट दे सकते हो। तो अगर आप ये पूरे 1500 शेयर किसी को इशू कर दो तो 1500 शेयर की वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से कितनी है, 15,000 में से आप मैक्सिमम डिस्काउंट इतना दे सकते हो। बाकी का तो आपको मिनिमम चार्ज करना ही पड़ेगा, बट ये जरूरी थोड़ी है कि पूरा डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। कंपनी कितनी बार री इशू करते टाइम डिस्काउंट नहीं भी देती है। बोले हमें क्यों नए इन्वेस्टर को जाके बताना है कि ये फोरफिटेड शेयर है, उसको क्या लेना देना भाई, हम तो 1200 शेयर या 1500 शेयर पूरे 10 रुपए पे बेचेंगे। अगर आपने ये सारे शेयर मान लो ये 1500 शेयर पूरे 10 रुपए पे बेच दिए, 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये बैलेंस का क्या होगा, फायदा नहीं हो गया अपना। आप किसी को देना ही है। अगर आपने पूरे 1500 शेयर 10 रुपए पे री इशू कर दिए, कोई डिस्काउंट दिया नहीं, अब आपकी इन्वेंट्री खाली हो चुकी है और आपके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। ये रिजर्व कंपनी का प्रॉफिट है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो एट द एंड ऑफ दैट री इशू जब ये पूरे शेयर खाली हो जाएंगे और ये पैसा बच जाएगा तो ये शेयर फोर फीचर रिजर्व में से निकाल के हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट, समझ आ रहा है। अब अगर यहाँ पे हमने कुछ भी अमाउंट प्लस माइनस किया तो भी कुछ ना कुछ इसमें फंड बचने के चांसेस तो है। डिस्काउंट थोड़ा सा दिया, पूरा नहीं दिया, तो बचा हुआ फंड कैपिटल रिजर्व में जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है, वो कैलकुलेशन समझना है। अब देखो हमने किया वही है, एक तो हमने पूरी इन्वेंट्री बेची नहीं, इन्होंने क्या पूरा कॉम्प्लिकेशन एक ही समय दे दिया आपको। 1500 में से हमने सिर्फ 1200 शेयर बेचे, 1200 शेयर पे हमने डिस्काउंट कितना दिया, सिर्फ 1 रुपया। तो अल्टीमेटली फोर फीचर रिजर्व में से हमें कितना पैसा यूज करना पड़ेगा, सिर्फ 1200 रुपए। ये 5940 में से हम यूटिलाइज कितना कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्काउंट गिवन,
डिस्काउंट गिवन इज 1 रुपी पर शेयर ऑन 1200 शेयर्स। तो 1200 रुपए तो डिस्काउंट का अमाउंट है। हैंग हो गया बेचारा, कोई बात नहीं, उसको भी तो समझने में टाइम लगेगा ना। अरे भाई ये पॉइंट पे हैंग मत होना, स्कैन करना है। ये 5G से 2G पे चला गया, रुकते हैं 2 मिनट और, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, पॉइंट तो समझ लो। तो 1200 रुपए जो है वो डिस्काउंट हमने दिया, वो डिस्काउंट हमने इसमें से यूज किया होगा ना 5940 में से। बाकी का जो बैलेंस बचा उसका क्या करें, पूरा कैपिटल रिजर्व में डाल दूं? ऐसा करूं, 5940 में से 1200 रुपए यूज किया, बाकी का 3740 पूरा टू कैपिटल रिजर्व। ऐसा कर सकते हैं अभी इस सम में, या कुछ गलत हो जाएगा? कर सकते हैं। 4740 नहीं ठीक है, 4740। ऑनलाइन कोई देखेगा तो बेचारा बोल भी नहीं पाएगा, आप लोग तो बता रहे हो तो ठीक है। हाँ सही है, 4740। बोलो, ये पूरा रिवर्स कर दें, कैपिटल रिजर्व में डाल दें, या कुछ गलती है इसमें? क्या पूरे 1500 शेयर हमने बेच दिए? इसमें से 1200 ही बेचे ना, तो आप पूरा रिजर्व का हिसाब थोड़ी ना अभी खत्म कर सकते हो। आगे जब वो 300 शेयर बिकेंगे तब उसके हिस्से का डिस्काउंट भी तो कुछ दिया जाएगा। अब देखो यही कैलकुलेशन है, इसलिए यहाँ पे ये लोग सारा आपसे ना दिमाग एक ही सम में लगवा रहे हैं, इसलिए मैंने बोला शांति से समझना। अब एक बात समझो, ये 1200 शेयर जो बिके उस पर डिस्काउंट दिया गया 1200 रुपये। अब ये डिस्काउंट मुझे इसमें से यूज करना है। पहले कहाँ से यूज करूँ, यहाँ से यूज करूँ, यहाँ से करूँ, या एवरेज कर लूँ, कैसे करूँ? और डिस्काउंट को यूज कहाँ से करूँ, सोच के बताओ। रेशियो के हिसाब से करूँ या पहले रमेश वाले यूज कर लूँ? देखो ये जो 300 शेयर बचेंगे बाद में, रिमेनिंग 300, वो कौन से बचेंगे? किसके शेयर बचेंगे? मोहन वाले। रमेश वाले तो पूरे चले जाएंगे, तो रमेश वाला पूरा हिसाब ही खत्म कर दे। तो बात समझ आ रही है? या फिर प्रोपोर्शनेट करें? प्रोपोर्शनेट करने जाओगे तो बाद में जो अमाउंट बचेगा या जो शेयर बचेंगे वो तो सिर्फ मोहन के नाम के ही बचेंगे। रुको मैं थोड़ा इसको और बेटर वे में समझाने की ट्राई करता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मुझे सॉर्ट कर लें तो कैसे आपको वो चीज़ रिलेट कराऊँ, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। रमेश के 600 शेयर थे हमारे पास, मोहन के 900 थे, टोटल 1500। जस्ट एक मिनट, इसमें से हमने 1200 बेच दिए, 300 हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हैं। 300 रुपए को लेके जो भी अमाउंट यहाँ पे बनता है वो 300 शेयर्स को लेके वो मुझे अलग करना पड़ेगा। इसको एक बार रेशियो, इसको रेशियो बांटो ना एक बार, 600:300 या 2:1। $1500 और 3000 वैसे हो रहा है। ये 600 वाला पोर्शन, ये 1500 वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, अब हमें अल्टीमेटली करना ये है कि जितना भी हमारे पास 4 फीचर रिजर्व बचा है, उस 4 फीचर रिजर्व में से कुछ तो हम डिस्काउंट के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी का हमें लेके जाना है कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में वो हिस्सा लेके जाएंगे जो रमेश के शेयर्स को रिलेट करता है वो पूरा, और मोहन वाले को जो रिलेट करता है उसमें प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो लेना तो प्रोपोर्शन के हिसाब से ही पड़ेगा, क्योंकि 1200 शेयर फॉरफिट हुए हैं, 600 डिस्काउंट भी आधा आधा बटेगा। तो अगर इसको अपन 600 माइनस कर रहे हैं और इसमें से ये वाले में से 600 माइनस कर रहे हैं, तो ये 840 फ़ायदा हो गया, और ये अपना 2400 का फ़ायदा हो गया, और ये अभी भी हिसाब में रहेगा, ठीक है, करेक्ट। चलो तो अमाउंट आपको समझा देता हूँ कैसे होगा, स्लाइड नहीं ले लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रखते। चलो आप समझ लो फाइनली कि उसको कैसे करना है। समझाने में एक ही चांस मिलता है, फिर अगर बाद में मैं चेंज कराने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, रमेश वाले केस में 600 शेयर फॉरफिट किए थे, इसके 900, टोटल हो रहे थे 1500। इसका अमाउंट जो फॉरफिट किया था वो है 1440, और इसका जो अमाउंट फॉरफिट किया है वो है 4500। टोटल अपने पास बैलेंस जो है वो पड़ा हुआ है 5940। ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा है कि इस 1500 में से हमने जो शेयर्स री इशू किए वो है 1200, और बाकी की इन्वेंट्री बची है 300। ये 1200 दोनों ने आधे आधे दिए हैं, रमेश के पूरे 600 और मोहन के पूरे 600। ये सिचुएशन हो रही है।
अब जो शेयर्स पे डिस्काउंट दिया गया है वो है 1 रुपया, मतलब टोटल डिस्काउंट दिया गया है 1200 रुपए। ये डिस्काउंट भी इन दोनों में इसी रेशियो में बटेगा, जो डिस्काउंट है वो भी दोनों में सेम रेशियो में बटेगा। तो जो डिस्काउंट दिया गया है किसके हिसाब में से दिया गया, 600 रमेश के हिसाब में से और 600 मोहन के हिसाब में से। जो शेयर्स का रेशियो है वही रहने वाला है, वैसे रहेगा। अब ऐसा है, रमेश के हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए थे, 1440। देखना इतना बैलेंस पड़ा हुआ था 1440, उसमें से हमने डिस्काउंट देने में कितना बैलेंस यूज कर लिया, नहीं सिर्फ रमेश वाला पोर्शन 600, ठीक है। तो इसमें से एक बार 600 में माइनस कर रहा हूँ, ये मैंने यूज कर लिया। रमेश के 600 शेयर्स मैंने रीइशू कर दिए, सिंपल है। कितना डिस्काउंट दिया पर शेयर, 1 रुपया। तो रमेश के जो पैसे मैंने फोरफिट किए थे उसमें से 1 रुपया मैंने यूज कर लिया पर शेयर, तो 600 यूटिलाइज हो गया। ये जो बाकी का 840 बचा है, दिस इज रिमेनिंग, ठीक है। रिमेनिंग फंड है जो मैंने यूटिलाइज नहीं किया, ये अब आगे किसी को डिस्काउंट देने में यूज कर पाऊंगा, क्योंकि रमेश वाले 600 शेयर तो चले गए। रमेश वाले 600 शेयर्स पे मैंने मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया, सिर्फ 1 रुपया, तो वो तो मैंने यूज किया इसी फंड में से। ये रिमेनिंग फंड कंपनी के पास बचा है और अब ये आगे यूटिलाइज हो नहीं पाएगा। दिस विल गो टू कैपिटल रिजर्व, समझ आ रहा है, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये कंपनी का नेट फायदा हो गया जो अब किसी को आगे पास ऑन नहीं करना है। ये वाले केस में देखो, मोहन के जो 900 शेयर्स थे, उन 900 शेयर्स में से कितने यूटिलाइज हुए, 600। उन 600 पे कितना डिस्काउंट दिया गया, 1 रुपया। अगेन इसको भी आप सेम रेशियो में एक बार बांट लो, 600 शेयर्स का रेशियो वर्सेस 300 शेयर्स। ये आ रहा था अपना 3000 और ये आ रहा था 1500। ये जो 600 शेयर्स के लिए अमाउंट अलोकेटेड है उसमें से आपने 1-1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितना यूज कर लिया, 600। रिमेनिंग कितना बचा, 2400 बचा। ये है 2400 कंपनी का प्योर प्रॉफिट, क्योंकि ये 600 शेयर्स जा चुके हैं। इन 600 शेयर्स का हमारे पास 3000 रुपए पड़ा हुआ था जो फोरफिटेड था, उसमें से हमने डिस्काउंट से 600 रुपए ही दिया, बाकी का 2400 अपना प्रॉफिट। ये वाला 840 प्रॉफिट, ये वाला 2400 प्रॉफिट, और अब ये शेयर जा चुके हैं। तो ये इतना पैसा हमें अब किसी को आगे देना नहीं है इन फ्यूचर, कभी भी कुछ भी रीइशू करें। तो ये जो टोटल बनेगा ना आपका, ये वाला ये अमाउंट 840 प्लस 2400, देख लो कितना हो रहा है। ये 3240 का जो अमाउंट है ये आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ये अपना फायदा हो गया नेट। अच्छा, ये वाला जो 1500 है ये अभी भी शेयर फोरफीचर रिजर्व में ही रहेगा। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि 300 शेयर की इन्वेंट्री भी तो पड़ी है, तो 300 शेयर की इन्वेंट्री के लिए कुछ तो रिजर्व रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर ये शेयर आपको किसी को रीइशू करने हो और डिस्काउंट देना हो तो पैसा कहाँ से लाओगे, इसलिए हम सारा बैलेंस उठा के बचा हुआ अभी से कैपिटल रिजर्व में लेके नहीं जा सकते। ये बात समझ आ रही, ठीक है। अब कैलकुलेशन फाइनली क्या हुआ, नेट कैलकुलेशन समझ लो। जो भी हमारे पास पैसा पड़ा था 1440 और 4500, इसमें से हमने 600 यूज किया, इसका हमने बाइफरकेशन किया, इसमें से भी 600 यूज किया। यहाँ हमारे पास बचा 840, यहाँ बचा 2400। ये टोटल कितना हो गया, 3240। ये जो आपका 3240 है ये कहाँ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास यहाँ पे 1500 बचा, ये कहाँ रहेगा, ये आपका रहेगा टू शेयर फोरफीचर रिजर्व, मतलब ये वहीं का वहीं रहेगा, इसको कहीं लेके नहीं जाना। तो ट्रांसफर सिर्फ इतना अमाउंट होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो रीइशू की एंट्री करते टाइम ये बैलेंसेस को आपको किस तरीके से ट्रीट करना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब वो रीइशू वाली एंट्री भी कर देते हैं, वो बाकी है। चलिए, अब जो इफेक्ट आएगा रीइशू का वो देख लो। एक तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट होगा डेबिट, 1200 शेयर्स पे 9 रुपए, इतना ही मंगवाया था ना कैश में, तो 1200 शेयर आपने 9 रुपए में इशू किए, वैसा है। अब इसके सामने बाकी का जो बैलेंस है वो आपने कहाँ से यूज किया, शेयर फोरफीचर रिजर्व में से। कितना बैलेंस यूज किया, 1200 शेयर्स पे 1 रुपया रिजर्व में से उठा के लाए थे, तो ये हो गया 1200। सामने क्या क्रेडिट होगा, टू शेयर कैपिटल, कितना 1200 शेयर्स पे 10 रुपये, तो ये कितना हो गया 12000। समझ आया, 9 रुपए में शेयर बेचा, 1 रुपया शेयर फोरफीचर में से यूज किया, अपनी शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से बन गई। ये हिसाब कर रहे थे अभी, ये हिसाब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एंट्री तो सिंपल ही थी, क्योंकि क्लियर पता चल रहा है 9 रुपये मैंने चार्ज किया, 1 रुपया रिजर्व में से यूज किया, दिस इज वेरी सिंपल। बट जो लास्ट पॉइंट है कि कैपिटल रिजर्व में कितना लेके जाना है, वो आपको वो रेशियो निकालना पड़ा। तो जो अपन ने कैलकुलेशन किया 840 और बाकी का जो अमाउंट था 3000 वाला,
या 2400 वाला, वो कैलकुलेशन लास्ट एंट्री के लिए किया जो इसके बाद आएगी। आखिरी एंट्री आपकी आएगी शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और इसका जो आपका अमाउंट आएगा वो है 3240। ये 3240 कहाँ से आया, ये वो वर्किंग नोट से आपको बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये वापस समझाऊं ये वाला इसमें, हाँ ये कैलकुलेशन देख लो, ये समझ आ रहा है? फिर से बता देता हूँ। ये अमाउंट रमेश के नाम से फोरफिट किया था, ये अमाउंट मोहन के नाम से फोरफिट किया था, टोटल बैलेंस अपने पास इतना पड़ा हुआ है। अब दिस इज फॉर 1500 शेयर्स, बट हमने री इशू पूरे 1500 शेयर नहीं किए, सिर्फ 1200 शेयर री इशू किए, सब पे 1-1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो टोटल डिस्काउंट का अमाउंट जो था वो 1200 था। अब जिस रेशियो में हमने इनके शेयर्स यूज किए उसी रेशियो में डिस्काउंट भी बटा होगा। रमेश के 600 शेयर यूज किए और मोहन के 600 शेयर, तो ये डिस्काउंट भी उसी रेशियो में बटा होगा। रमेश के नाम के इतने पैसे मेरे पास पड़े थे, मैं चाहता तो मैक्सिमम इतना डिस्काउंट दे सकता था, मैंने पूरा डिस्काउंट नहीं दिया, कुछ बचत कर ली इसमें भी, 600 रुपए का डिस्काउंट दिया, बाकी के बचा दिए। सेम केस हुआ मोहन वाले केस में। अब मोहन के क्योंकि मैंने सारे शेयर यूज किए ही नहीं है, तो पहले इसको 2 पार्ट में एक बार बांट दिया। 600 मैंने बेचे, 300 इन्वेंट्री में पड़े, तो ये जो रेशियो है 3000 रुपए, इतना डिस्काउंट मैं इन 600 शेयर्स पे दे सकता था, मैंने इसमें से 600 का डिस्काउंट दिया, तो बाकी कितना बचा 2400, ये भी तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों मिला के कंपनी का सरप्लस है जो अब किसी को देना नहीं है। तो इस बैलेंस को शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व में रख के कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको रहने भी देते तो एट द एंड जब ये बाकी के 300 शेयर आपके बिकते तो वो पैसा आपको दिखता ही कि भाई हाँ शेयर फॉर फ्यूचर में भी पैसा पड़ा है, कोई काम का नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में जाने दो। बट शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व में पड़ा रहेगा तो वो एक स्पेसिफिक पर्पज का रिजर्व है, वो आप पैसा तब तक यूज नहीं कर पाओगे जब तक ये बाकी के 300 शेयर आप रीइशू नहीं कर सकते। अभी अगर ये पैसा आगे काम इसमें आने नहीं वाला है तो बेटर है पहले कैपिटल रिजर्व में डाल के कंपनी के और बिजनेस के लिए यूज कर लो उसको। तो इसलिए पैसे को निकाल लेना इसी पॉइंट पे ठीक है। बाकी जो बैलेंस यहाँ पे बचा पूरा 5940 में से आपने 600 रुपए या 1200 रुपए करके पैसा यूज कर लिया और बाकी का 3240 आपने निकाल लिया। और कितना बचा रिमेनिंग वो देख लो, 1500 ही बचेगा। टैली हो रहा है, वो 1500 यही वाला है। तो ये 1500 शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व में ही रह जाएगा। ये किसके लिए रखा है हमने, आगे जब वो 300 शेयर री इशू होंगे ना तो हम अप टू 1500 रुपीज का डिस्काउंट दे पाएंगे। अच्छा, इसका इफेक्ट उन्होंने क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। मान लो एक और एंट्री ऐड कर देते कि इन फ्यूचर कंपनी ने 300 शेयर री इशू कर दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज, तो क्या इफेक्ट होता बता दो यहाँ से। ये 300 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए, मैं क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ आगे। ये जो रिमेनिंग 300 शेयर की इन्वेंट्री है ना, ये शेयर कंपनी ने 8 रुपए में बेचे, डिस्काउंट कितना दिया 2 रुपए, तो कितना डिस्काउंट यूज हुआ 600, बैलेंस में कितना पड़ा है 1500। 600 तो यूज हो गया, अभी भी और 900 रुपए बचा है। अब वो 900 रुपए कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, लेकिन वो तब जाएगा जब ये 300 शेयर आप री इशू करोगे, किस प्राइस पे री इशू करोगे तब बात समझ आएगी। अब ये क्वेश्चन में बोला नहीं, उन्होंने क्या किया 1200 शेयर री इशू करा के 300 इन्वेंट्री में छोड़ दिए। अब बात क्लियर हो रही, समझ आ रहा है? बोलो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। सब कुछ हो सकता है, वो फिर आपको जितने कॉम्बिनेशंस बनाने बना सकते हो, पॉसिबल है। अगर वैसे दिया हो तो वैसे फिर और कैलकुलेशन उसमें बढ़ जाएगा। आप देखो मेरी बात सुनो, अगर ये चीज आपको टैली करनी है शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व में कितना पैसा बचेगा, ये 1500 वाला आपकी एंट्रीज में से टैली हो जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व की जो एंट्रीज है ना उससे टैली हो जाएगा। देख लो लास्ट की जो एंट्रीज थी पता चल जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व में आपने कितना पैसा क्रेडिट किया था, एक आपने 1440 रुपीज क्रेडिट किया होगा, देखो किया 2 शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व एंट्री नंबर 7 में। फिर उसके बाद 10th वाली एंट्री में 2 शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व 4500, यही हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद मैं लेजर बना देता हूँ खाली आपको समझाने के लिए। एक एंट्री आई होगी 1440, दूसरी एंट्री आई होगी 4500। इसमें से आप कैपिटल रिजर्व में कितना लेके गए 3240, यही किया ना लास्ट में कन्वर्ट। बैलेंस दिखा है 1500 रुपए, ये बैलेंस हमने रहने देंगे इसमें, वो 300 शेयर्स के लिए। बोलो, सब कुछ आपके सामने, ये तीनों एंट्री आपने की है। 2 शेयर फॉर फ्यूचर रिजर्व 1 और 2, ये दोनों एंट्रीज हुई है। अभी आप लास्ट में शेयर फॉर फ्यूचर में से डेबिट करके कहाँ लेके गए थे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये कैपिटल रिजर्व में चला गया, अब कितना बचा 1500। ये जो बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है ये बैलेंस वो 300 शेयर्स के लिए इन फ्यूचर काम आएगा। अब उसमें कितना डिस्काउंट आप देते हो बात अलग है। मान लो 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया 300 शेयर्स पे, तो पूरा 1500 यूज कर लिया,
खत्म हो गया। अब कैपिटल रिजर्व में कुछ ले जाने के लिए बचा है क्या? नहीं बचा है। तो बचा हो तो लेके जाएंगे, अदरवाइज खत्म हो जाएगा, वैसे जो डिपेंड करता है। अब ये जो पॉइंट था लास्ट 1200 शेयर्स वाला, वो एग्जाम में वेरिएबल रहेगा। जितनी इन्वेंट्री पड़ी है हो सकता है वो पूरी सेल करवा दे, हो सकता है आधी आधी सेल करवाए, डिस्काउंट हो सकता है कि पूरा यूटिलाइज करवा दे 5940, हो सकता है कि आधा यूज करवाए। तो जैसे भी होगा आपको कैलकुलेशन समझ आना चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन इसमें? अब ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, चलो। तो इसके साथ ये पूरा सम आपका कंप्लीट हुआ विथ वर्किंग नोट्स एंड जर्नल एंट्रीज। पूरा सम देख लो, लास्ट में पूरा घुमा के देख लो। कोई भी पॉइंट में किसी को कैलकुलेशन में कुछ डाउट है तो बता दो। कोई वर्किंग नोट नहीं समझ आई, कोई एंट्री नहीं समझ आई, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो। है कुछ? क्योंकि आगे के सम्स फिर आपको ही करना है, तो अगर नहीं समझ आया है कुछ तो फिर अटक जाओगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। देख लो आराम से, पूरा सम देख लो, एक एक एंट्री एक बार घुमा लो, है तो पूछ के जाओ फिर। अरे यार पूछना है? सारी एंट्रीज क्लियर है? कैलकुलेशन, ये लास्ट वाला कैलकुलेशन समझ आया? चलो ठीक है। अब देखो क्रैकर में जो सम्स दे रखे हैं, इसके आजू बाजू जितने भी है ना वो सब इससे छोटे सम्स हैं। उसमें मेनली उन्होंने फोर फीचर और रीइश्यू की एंट्री पे फोकस करवाया है। तो सेम टाइप के जो सम्स हैं वो आपको ये अटेम्प्ट करने के लिए दे रहा हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया ना अपन ने, ये सबसे बड़ा था। प्रॉब्लम नंबर 3 है इसके बाद वाई लिमिटेड, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 360 शेयर्स, ये भी बन जाएगा।
तो छोटे क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले, इसमें इन्होंने आपसे सिर्फ लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कराया, 4 फीचर और रीइशू, तो पूरा सम नहीं है, बाकी का आप खाली रफ वर्क में कर सकते हो जितना नेसेसरी हो। फिर प्रॉब्लम नंबर 5 है डेली केमिकल्स लिमिटेड, 2017 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, ये बन जाएगा। देखो इसमें भी सेम टेबल बनाया है उन्होंने वर्किंग नोट्स का। और प्रॉब्लम नंबर 6 है इसके बाद जून 2018, वो भी छोटा सम है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सब एक ही जैसे सम्स है, प्रैक्टिस करोगे तो ग्रिप आ जाएगी एंट्रीज पे, ये आप ट्राई कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 7 मैं करवाऊंगा, वो नहीं करना है, वो जो अभी किया है इसके जैसा सम है वो यहीं पे सॉल्व करेंगे, 7 वाला रहने दो अभी। 8 वाला वापस से सेम टाइप छोटा सम बन जाएगा, ये 8 वाला टिक कर लो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ याना लिमिटेड, ये सॉल्व हो जाएगा। 9th वाला छोड़ देना, वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बड़े वाले सब क्लास के लिए बाकी रख रहा हूँ, छोटे वाले दे रहा हूँ। फिर इसके बाद है ना 10th वाला वीना लिमिटेड, वो भी सेम टाइप 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बन जाएगा आपसे। बाकी के जो भी है वो यहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना आपको ट्राई करना है, एक ही जैसे सम्स है। एक बार ये सम पहले पूरा लिख के सॉल्व करना, उसके बाद वो सम स्टार्ट करना, तो इजीली बन जाएंगे वैसे। हाँ, वो किसी सम में होगी तो अपने फिर यहाँ एक आध सम में बना लेंगे।